आप सभी को तेज तरीका अकादमी पे स्वागत है। और आज आपके बीच एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही 7th बीपीएससी में 274 रैंक के साथ डीवाईएसपी हासिल किए हैं। साथ साथ आईआईटी भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। आईआईटी बीएचयू से इन्होंने पढ़ाई की है और आज आप लोग के लिए बहुत ही एक आइडियल कैंडिडेट है जो आपको कम उम्र में किस तरीके से बिना समय को बर्बाद किए हुए किस तरह से एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है, वो आपको अपना स्ट्रेटजी और साथ साथ कैसे करना है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम पूरे तेज तरीका अकादमी के परिवार की तरफ से आपको बधाई देते हैं अंकित जी। थैंक यू। आपने ऐसा कारनामा किया है जो बहुत सारे युवाएं होते हैं उनकी सपना होता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाऊं, और आपने इंडिया का एक तो बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम है बीपीएससी, और एक पूरा इंडिया के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, ये सब पेपर आते हैं। तो आपने दो तो क्रैक कर दिया है अंकित जी, और नीट का तो आपको ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि चाहे तो आप आईआईटी करते हैं मैथ से या फिर आप बायो की तरफ जाते नीट में। आपको मौका मिला बीपीएससी का, आप वो कर दिए, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप आगे चल के यूपीएससी भी क्रैक करें। तो इंडिया के लगभग टॉप 3 एग्जाम, जो एक मतलब इंडिया के लेवल पर 2 है और एक जो स्टेट के लिए होता है, आपका सारा आपके जर्नी में ऐड ऑन हो जाए। तो सबसे पहले धन्यवाद। और फिर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, आपको क्या लगता है कि ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, ये जो जर्नी है, इसमें 3 जो स्टेज आप जानते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो कई सारे ऐसे बच्चे, जैसे क्या होता है कि बीपीएससी में आपने देखा होगा कि 37 ईयर तक जनरल की एग्जामिनेशन की टाइमलाइन होती है, तो कई लोग 9 साल 10 साल ऐसे भी फंसे हुए रह जाते हैं। और आपने पहला अटेम्प्ट में क्लियर किया काफी कम एज में, तो ये मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा साबित हो, या कई लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा होगा, 35-36 साल के भी हो गए होंगे और वो डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। तो आप एक आइडियल कैंडिडेट है जो बता सकते हैं कि एक बार में भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अंकित कुमार जी आपका पर्सनल जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति जो आप शुरुआत से मेधावी छात्र रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है, या किस तरीके से आपने अपने आप को इस लेवल पर लेके गए? जी, तो सबसे पहले तो जो नॉर्मली 10th 12th जैसे करते हैं मैंने भी किया है। हाँ, मैंने 10th 12th के साथ में जेईई की तैयारी की थी, और उसको जेईई को आईआईटी जेईई मैंने क्लियर किया था और आईआईटी बीएचयू से पढ़ाई किया। उसके बाद फिर कॉलेज के दिनों से ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी, और फॉर्चुनेटली जो 7th बीपीएससी था, मैं कॉलेज से 2024 में निकला और एग्ज़ाम दिया, दिसंबर में हुआ था, 13 दिसंबर को, और फॉर्चुनेटली सब कुछ निकलते गया। तो अभी मैं आपके सामने हूँ। तो आपने जैसे कि क्लास 10th के बाद की क्लास 10 से आपने आईआईटी का जो प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर दिया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने 10th का प्रिपरेशन कहाँ से किया था? 10th का मैंने गया से किया था। एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है वो जहानाबाद है। तो हम लोग गाँव से आते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो गया से पढ़ाई किया है मैंने 10th तक डीएवी पब्लिक स्कूल से। तो उसके बाद फिर 11th 12th मैंने कोटा जाके तैयारी की है। अच्छा, आईआईटी के लिए? हाँ। और कोटा में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जब आप आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे थे 2 सालों के लिए, आई होप आप वहां किए होंगे। हाँ। और उसके बाद पहले अटेम्प्ट में जब आपका आईआईटी क्लियर हुआ, तो आपको क्या लगता है जो वो वाला आपका एक्सपीरियंस था, उसको आपको क्या लगता है कि वो आपका एक बेस के रूप में तैयार हुआ था क्या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? उसका क्या आप उसका जो उपयोग है, उसका जो एक्सपीरियंस है, आपने कैसे अभी तक कंटिन्यू किया, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, एक तो ना 11th 12th में मैंने जो पढ़ाई की थी, तो इसका तो कोई रिलेवेंस बीपीएससी में उतना है नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था ना कि जेईई जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्लियर किया, तो पता चला कि अगर मेहनत करते हैं तो उससे ना हो जाता है चीज़ें। जैसे मैंने 2 साल उसमें मेहनत किया था सही से, तो चीज़ें हो गई। तो वो एक ना बीपीएससी में भी था कि जैसे लक का फैक्टर तो ऑब्वियसली सबके लिए होता है, ठीक है, वो मेरे केस में भी है। बट वो था कि यार हार्ड वर्क उसमें भी किए तो उसमें भी लक का फैक्टर होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें भी सिलेक्ट हो गए थे हार्ड वर्क के बेसिस पर, तो इसमें भी हो जाएंगे। हाँ। और जैसे कि आपने कहा कि हार्डवर्क के बारे में आपने कहा, तो जब मैंने आपके बारे में सर्च किया तो मुझे ये भी बात पता चली है कि आप अपने फैमिली लाइन से, मतलब जितने भी आपके हैं, यू आर द फर्स्ट वन, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपने आईआईटी भी क्लियर करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी क्लियर करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो कई सारे ऐसे युवाओं हैं, फैमिली है, जो बनना चाहते हैं, जो अभी तक उस फैमिली से हो सकता है कोई नहीं निकले हो, तो उनके लिए काफी स्ट्रगल होता है, क्योंकि कोई नहीं होता है, सब चीज सर्च करना, उस तरह से जाना, और आपने दोनों पहली बार किया और सबसे पहला निकले हैं। तो इस जर्नी के बारे में कुछ मुझे अगर आप एक दे सकते हो उन बच्चों के लिए कि कैसे आपने तैयारी किया, किस तरीके से आपका सोच डेवलप हुआ इस प्रिपरेशन में जाने के लिए? हाँ, एक तो जैसे जेईई के टाइम से
अगर हम बात करें ना, तो उस टाइम पे क्या था कि अगर चूँकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, तो इनिशियली बाकी सबसे तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा स्ट्रगल नहीं, ज्यादा होगा। क्योंकि खुद से चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना या वीकनेस पता चला उस पे कैसे काम करना है, हम्म, तो इसमें तो एक दिक्कत होता ही है, तो गाइडेंस का ज़रूरत पड़ता है। बट हाँ, वही है कि आप जितना चीज़ों को खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये वीकनेस है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, दोस्त से बात करिए, टीचर से बात करिए, उस चीज़ों को ठीक करिए। वही जेईई के टाइम में हुआ और इधर भी हुआ कि मैं थोड़ा-सा मतलब पढ़ाई तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है ही, जर्नी। उसके अलावा जो वीकनेस है, तो जो मतलब है ना कि पढ़ाई तो करते ही रहना, प्लस उसके बारे में सोचना है कि हम पढ़ाई कर भी रहे हैं कर भी कैसे रहे या हैं। उसका आउटपुट कैसे आ रहा है। आउटपुट कैसे। और एक चीज और मैं अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूं तो ये अंकित कुमार जी मेरे भाई भी लगते हैं, हुँ। और इनका जर्नी मैंने पिछला 2 साल से, क्योंकि 2 साल कहने का मतलब है कि 2 साल प्रीवियस एग्जाम का ही ड्यूरेशन था, ऐसा नहीं है कि 2 साल इनको लगा, 2 साल बीपीएससी का ड्यूरेशन ही था प्रीलिम्स होने से इंटरव्यू तक। तो देखा तो जो सबसे बड़ी चीज अंकित मैंने आप में देखा है, मैंने बहुत सारे और भी यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले, बीपीएससी करने वाले, मैं खुद भी उसमें रहा हूं, तो मैंने देखा है जो कंसिस्टेंसी आपका देखा है, वो मैं इस कैमरे पे दावा के साथ कर सकता हूं कि जो कंसिस्टेंसी मैंने आपका देखा है, मैंने अपने लाइफ में अपने प्रिपरेशन के दौरान या जितने भी लोगों को देखा है, आपके जितना कंसिस्टेंट व्यक्ति को मैंने नहीं देखा है इस प्रिपरेशन में। और मुझे कहीं ना कहीं आपको देख के ये लगा कि जो आपका कंसिस्टेंसी है वो एक बहुत बड़ा आपके लिए राज है कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर, कितना महत्वपूर्ण कारक होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? कंसिस्टेंसी बेसिकली एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, हम्म। क्योंकि आप जब तक लगातार उसमें मेहनत नहीं करिएगा ना, तो अगर उसमें डिसकंटिन्यूटी आएगा, तो चीज़ें फिर गड़बड़ होंगी। तो कंसिस्टेंसी से ज़रूरी है कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है, आप चीज़ों को सीखते भी हैं कंसिस्टेंट रहने पर भी, कि अगर कुछ कल पढ़े, कुछ नया सीखे, आज कुछ नया, कल नया सीखे, तो कंसिस्टेंसी तो रखना पड़ेगा। मेरा अप्रोच अगर हम बोले कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, उसका सिंपल सा है कि उसको जितना सिंपल रखिए, जैसे जेईई है, बीपीएससी है, तो अब उसको जितना ज़्यादा सर पे चढ़ाइएगा ना, मतलब ऑब्वियसली वो बड़ा हाँ, एग्जाम बड़ा है, चाहे एग्जाम जेईई है। हो या, पर फॉर्चुनेटली मेरा होता है ना कि एग्जाम निकलने से पहले हाँ। मैं उतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता हूँ कि उसके बाद क्या होता उसके होगा। बाद क्या होता है? जैसे अभी मैं मतलब डीवाईएसपी बन गया हूँ, तो अभी मुझे जैसे पता है बीपाड में जाना है, राजकीय पुलिस अकादमी में, बट नहीं पता है कितने दिनों के लिए कितने जाना दिन के है, लिए? वो भी अभी पता चला है कि दोनों जगह जाया जाता है। दोनों। सिमिलरली जेईई के लिए मुझे ये भी नहीं पता था कितने आईआईटी कॉलेजेस हैं, प्लस उस टाइम तो फ़ोन वगैरह भी नहीं होता था उतना, कोविड के बाद से आया है। या कौन-सा ब्रांच होता है, आजकल बच्चे ऐसे बात करते हैं कि मुझे तो सीएसई में जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, तो ना वो होता है ना कि आप उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होइएगा ना, तो चीज़ें ज़्यादा स्टेक पर आएँगी फिर आपके। तो बेसिकली क्या है ना कि जो है ना निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, कि फल की तरफ देखने मतलब ऑब्वियसली हर कोई देखता है, बट कर्म की तरफ ज़्यादा देखिए, और वो कंसिस्टेंट एफर्ट से ही आता है। तो जैसा आपने एक तरह से प्रोसेस के बारे में बात किया कि मैं ये देखता नहीं हूं कि आगे क्या होगा, प्रोसेस पे ज्यादा सिंपल रखते हैं, ध्यान देते हैं। और आप बिहार से हैं, और इसी तरह के एक युवा बिहार से आए थे, और पूरे देश में, देश नहीं कि विश्व में उन्होंने राज किया, और उनका भी कुछ आपके तरह सोच ये वाला जो मैंने सुना था उनसे भी, एमएस धोनी का नाम आपने सुना होगा, जो बाद में झारखंड बन गई थी, बस शुरुआत में वो बिहार से ही थे 2000 तक लगभग। तो उनका भी यही कहना था कि आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, सिंपल रखिए चीजों को, प्रोसेस पे फोकस करिए। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको, आपके जो बैकग्राउंड है उस, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करता है। और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्ट्रेटजी जाने के पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ ऐसा बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उससे अलग है। जितने लोग भी बीपीएससी क्लियर किए हैं, आपको इनके जैसा कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जब संघर्ष आता है तो घबरा जाते हैं, स्ट्रगल में परेशान होते हैं, बट आपने उससे लड़ा। मैंने हमेशा आपको देखा है कि जब भी आपको चुनौतियां ज्यादा आई है, आप और बेहतर परफॉर्म किए हो, ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है। तो वैसे मैं विराट कोहली जी का बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं वैसा हूं नहीं जैसा आप हैं, बट आप में वो गुण है कि आपको जब भी संघर्ष आता है आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मौका में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, मतलब आज के 10-11 साल पहले, कि आपके जीवन में, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल क्या है, बट आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या, ट्रेजेडी आई थी, उसके बाद से जो आपने रिकवरी किया है, आज जो अंकित कुमार को जो आप देख रहे हैं, लोग डीवाईएसपी देख रहे हैं जिस अंकित कुमार को, उस अंकित कुमार को आज दुनिया सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देख रही है। बट वो आपके जो पीछे का जर्नी है, जो अंकित कुमार बना है वहां से, वो अंकित कुमार का जर्नी सिर्फ आप अपने आप को देखें, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं देख सकता, इवन परिवार भी नहीं देख सकता, क्योंकि आपने उसको खुद 24 घंटा सिर्फ आप हैं जो आप अपने आप को देखे हैं, बाकी दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। लेकिन जो बाहर से भी हम लोग एज ए फैमिली में भी आपको देखे हैं, तो
इसका आप कितना बड़ा मानते हैं कि इस तरह से जो आपने कमबैक किया, आपके मन में हमेशा क्या ख्याल था कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा? तो इस रोल के बारे में आप कुछ बात करिएगा, तो अगर आप करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि घबराए नहीं अगर संघर्ष आए तो। सबसे पहले तो संघर्ष जैसे मेरे जीवन में आया था, तो सच्चाई ये है कि पढ़ाई के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन नहीं था। तो एक तो था मुझे कि पढ़ाई करना है, प्लस उसमें एक मोटिवेशन मुझे ये था कि चूँकि मेरे पिताजी थे, तो उस टाइम मतलब मैं पिताजी के नाम से जाना जाता था। हर चीज़ मतलब मेरे पिताजी का नाम रजनीश कुमार है, तो कि रजनीश कुमार का बेटा है, हर जगह थोड़ा उनके नाम से तो इज़्ज़त होता था। लेकिन जैसे वो जाने के बाद ना हर चीज़ में बेचारा लगना चालू हुआ कि देखो बेचारा को, देखो इसको, देखो बेचारा को। तो वो एक ना मुझे ऐसे काटता था कि यार वो जो चेंज ऑफ लाइफ में डिफरेंस आया है ना, तो वो मतलब लगता था कि नहीं यार इसको बदलना है, मतलब मुझे बेचारा बन के नहीं रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो चले भी गए हैं तो मैं तो हूँ ना। मैं अगर वो मतलब उनके नाम से मैं जाना चाहता हूँ, फॉर्चुनेटली भगवान करे कि मेरे नाम से वो जाने लगे। बिल्कुल। तो इस वजह से था कि मुझे ये चेंज करना, एक मोटिवेशन बड़ा सा तो ये था। और दूसरा वो होता है कि स्ट्रगल में मतलब चीज़ों को ऐसे छोड़ देना चाहिए ना कि कुछ चीज़ों को रिप्लाई करने की जगह आप अपने पे काम करिए, क्योंकि आप अपने पे काम करिएगा ना तो दुनिया भी आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा, तो वरना आप सबको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मतलब वो मेरा होता है कि शांति से अपना काम करो, प्रोसेस पे काम करो, वही है। अब थोड़ा-सा हम लोग एग्जामिनेशन के जर्नी में आते हैं, क्योंकि पर्सनल चीज़ें मतलब जो आपका माइंडसेट है वो सब बात किया, और साथ में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्ट्रेटजी के दौरान और भी आपका जो माइंडसेट की बातें वो तो आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हम लोग प्रीलिम्स के बारे में अगर चले बीपीएससी का, तो सभी को आप लोगों को पता होगा 150 क्वेश्चंस होती है, और आप लोग को ये बेसिक चीजें तो पता ही होगा कि कितने सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो तो बेसिक चीजें हैं, सभी को पता होगा। बट मैं अंकित कुमार जी से ये पूछना चाहता हूं कि कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग, कि जो बीपीएससी का एग्जाम है थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा लगता है कि 1-2 साल से बदल रही है, जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है। तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स में नॉलेज का ज्यादा टेस्ट है, फैक्ट बेस्ड का, डिसीजन मेकिंग का ज्यादा टेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि एक माइंडसेट यानी कि टेम्परामेंट का रोल है? टेम्परामेंट, फैक्ट या फिर डिसीजन मेकिंग, क्या है? मुझे लगता है ये तीनों का है। अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि तीनों में अगर हम इसको पाई चार्ट बनाएं तो इसलिए किसी का ज्यादा वो होगा, बट रोल तीनों का है। हाँ, अगर आपको नॉलेज का, जो कि पीसीएस का एग्जाम है तो स्टेट पीसीएस वगैरह में फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, 71st के टाइम से, और जो रिसेंट एईडी वगैरह पेपर हो रहा है तो इवॉल्व हो रहा है पैटर्न इसका, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग टेम्परामेंट का होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। बट वो ये है ना कि आपको ये चीज ना एग्जाम में जाके करने के बजाय आप अगर इसको घर पे ट्राई करते हैं और चीजों को टेम्परामेंट बेसिकली आपको ये हेल्प करता है ना कि जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे कई लोग डर जाएंगे कि अरे यार पैटर्न चेंज हो रहा है तब तो निकलेगा ही नहीं। बट ना उस चीज को अकोमोडेट करना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना कि चेंज हो रहा है तो अपने आप को भी हम चेंज करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो वो जो है वो टेम्परामेंट होता है कि हमको निकालना है। उसके अलावा जो है ना कि मैं मतलब बार बार बोलता हूँ कि अगर 10 दिन ही बचा तो आप ये मत सोचिए ना कि आपका निकलेगा या नहीं, ये सोचिए कि निकलेगा तो 100%। अब वो कैसे निकलेगा वो सोचना है, वो टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट, तो तीनों का रोल आपके हिसाब से तीनों का रोल है। तो जैसे कि प्रीलिम्स के बाद जो हम कर रहे हैं कि आपने, एक बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उसके बारे में अगर बात करना चाहें तो खुल के उनके बारे में बता सकते हैं कि ये जो प्रीलिम्स का 150 क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल किया जाए प्रिपरेशन में। एग्जाम तो सेकंड चीजें हैं, प्राइमरी चीजें प्रिपरेशन है, तो प्रिपरेशन में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए ताकि वो 150 क्वेश्चन में इतना अच्छे से कर सके ताकि वो कट ऑफ से 10-20 नंबर। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अंकित कुमार जी का जो 70th बीपीएससी है उसमें डीवाईएसपी मिला है, और बीपीएससी में ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के पहले ही नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन हो जाती है वो चलने लगती है। तो अंकित कुमार जी का 108 स्कोर था 71st बीपीएससी में, 108.23 समथिंग, 107.67 था। अच्छा हाँ, 108 के आसपास, मतलब 108 था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा कि सिर्फ पूरे बिहार में 200 बच्चों का 100 क्रॉस हुआ था, और आपका 108 के पास है, यानी कि आप तो लगभग 120-130 बच्चे के अंदर में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए कि आप तो बेहतर तरीके से प्रीलिम्स को कैसे 150 क्वेश्चन को टैकल करके क्लियर किया जाए, क्योंकि कट ऑफ से आप ऑलरेडी 22-23 नंबर, 40-30 नंबर ऊपर ही होंगे, 20 नंबर ऊपर ही थे। तो आप ये बताइए कि ये 150 क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए ताकि कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कई लोग का क्या होता है ना, बॉर्डर पे जो होते हैं, ये चीजें मैंने भी कई बार एग्जामिनेशन में महसूस किया कि जब बॉर्डर पे होते हैं ना तो अगला 15-20 दिन, 1 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आती है तो मेंस के लिए जो तैयारी कर सकता था उसमें थोड़ा सा डर होता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमेशा यूट्यूब पे रील्स देखना, कट ऑफ देखना, यहां देखना। तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि हम ऐसा तैयारी करें इन सब पोर्शन को वेटेज देके ताकि हम कट ऑफ क्लियर कर सकें?
सबसे पहले तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में जो मेजर 4 सब्जेक्ट है, ये हम्म। फॉर्चुनेटली इन्होंने ही बताया था, भैया है मेरे तो, जो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर। अगर आप पेपर खुद से भी एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका अप्रोक्स ना 100 प्लस अगर चारों को जोड़िएगा तो 100 प्लस क्वेश्चन इससे आता है। तो इस चारों पे बहुत अच्छे से कमांड करके चलिए, जो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर। मतलब इसमें टारगेट रखिए ना, करंट अफेयर थोड़ा सा तो हो सकता है कि इधर उधर हो क्योंकि क्वेश्चन आपके करंट से आ रहा है नहीं, बट वो भी टारगेट रखना है कि जो आप पढ़े हैं उससे तो सारे क्वेश्चन बने ही। बने। तो ये मेजर 4 सब्जेक्ट, उसके अलावा जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हाँ। उसमें जैसे पॉलिटी है तो वो उतना टफ नहीं आता है, अब थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है, बट हाँ वो क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो वही है ना कि ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से करना है, प्लस वो 3 सब्जेक्ट में एक सर्टेन कमांड रखना है, उसको हमको 60-70% सही कर लेंगे, और टारगेट रखें कि 100 प्लस करें सो दैट आप मेंस में अच्छे से लग पाएं। जैसे कि आपने मेंशन किया अंकित, मुझे अपने दर्शकों के लिए एक इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं। हम दोनों में कन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक 2021 में, 2021 का मुझे दोपहर का समय था, मुझे याद है। मुझे ऐसा, क्योंकि इस फील्ड में मैं पहले आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स से आया था, मुझे लगता है बहुत बड़ा तिस्मार खान है, बहुत एक्सट्रीम तैयारी करके एग्जाम को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। बट आपने मुझे एक बात उस समय बोला था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए, कंसिस्टेंट और हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय मैं कन्विंस नहीं था आपसे, क्योंकि होता है सबका सोच अलग अलग होता है। उस समय मुझे आपसे कन्विंस नहीं थे, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर आप, जैसे कि किसी किसी का कैप्चरिंग पावर बहुत तेज होता है, कोई होते हैं कि अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, बट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वाला चीज है, वहां पर लैग कर जाते हैं। बट उस समय एग्री नहीं हुआ था। बट आपका जब जर्नी देखा ये 2-3 साल का, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आया, और कि आपने जो बात कही थी उतना कम एज में, ठीक है, आप एज वाइज भी मुझसे काफी यंग है, और उस एज में ऐसा बात बोले, भले आपके मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन सीखता बहुत ज्यादा हूं मैं आपसे। थैंक यू। बहुत ज्यादा सीखता हूं हर फील्ड में, कि कैसे अपने आप को रखना है, कैसे एग्जाम का तैयारी करना, हर चीज। तो ये जर्नी जो देखा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कई सारे जो बच्चे हैं, सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो अपने आप को, ये नहीं करो अपने आप को कहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीरियस होते हैं लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, कई लोग 4 साल 5 साल लगता है, और क्या गलती वो करते हैं जिसके चलते उनको थोड़ा सा लंबी समय झेलना पड़ जाता है। पहला तो मुझे ये लगता है कि जैसे जितना मैंने बाकी लोग को भी देखा है कि वो एक तो सोर्सेज को लेकर डरते हैं काफी ज्यादा, मतलब ट्रस्ट जो है ना वो, प्लस ना वो जैसे मेन चीज देखिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है रिवीजन, आप जितना रिवीजन करिए। अब दिक्कत ये होता है कि वो रिवीजन की जगह ना, वो मतलब कंसोलिडेशन की जगह वो एक्सपेंशन पे जाते हैं कि हम बिहार स्पेशल के लिए 4 बुक पढ़ लेंगे, लेकिन एक बुक को 4 बार नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नहीं पढ़ेंगे। मेन दिक्कत वही होता है ना कि सोर्स पे ट्रस्ट करना, जो हम सोर्स पकड़े हैं वो सही है। तो वो एक इशू मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा वो एक कंसिस्टेंसी। तीसरा मुझे ये लगता है ना कि ऑब्वियसली कई लोग सीरियस होंगे, बट वो ना मल्टीपल एग्जाम देते हैं। उसके कारण होता है ना कि जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, वो भी खराब नहीं है, बट आप उसका तैयारी करके नहीं दे रहे हैं, लेट सपोज अगर वो नहीं निकलता है, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। जैसे कई बच्चे, मैं बात करता हूँ, तभी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस हुआ है, अब वो दिए हैं, उसमें मार्क्स कम आ रहा है, तो इधर वो 15 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली 26 जुलाई को उनका बीपीएससी का एग्जाम है, उस कारण से वो अफेक्ट होगा उनका। तो वो है ना कि एक मतलब है कि गोल रखिए कि हमको इस ईयर तक ये टारगेट अच्छे से करना है, इसको निकालना है, उस बेसिस पे काम करिए। और अंकित जी, प्रीलिम्स के लिए एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कैमरा पर, कि इसके पहले मैं जब सीयूईटी के लिए पढ़ा रहा था, यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो लोग मुझे एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए बोलते हैं, आप सबसे अच्छा एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, कई सारे दूसरे कोचिंग की भी होती है, मेरा एमसीक्यू सेशन देखते हैं। पर मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो एमसीक्यू का स्किल जो आपको दिखाते हैं, ये हम दोनों एक साथ तैयारी, एमसीक्यू कैसे, क्या टैक्टिस होगा, एग्जामिनर कैसे सोच रहा होगा, ऑप्शन को कैसे सेट किया था, कई बार ऐसे होते हैं जब हम दोनों बैठ के चर्चा करते हैं, एमसीक्यू पर करते थे, तो वो देखते थे कि इस ऑप्शन जो रखा है उसमें यही 4 ऑप्शन क्यों रखा गया है, क्या ट्रैप सेट किया गया है। तो कई बार ऐसे होता है अंकित कि जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व या आप करते होंगे, तो कई सारे क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं, उसके बाद भी ऑप्शन को देख के या फिर जिस तरह से क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, आंसर सही उत्तर तक इंसान पहुंच जाते हैं। तो इसका आप जो एलिमिनेशन टेक्निक है, इसका आप कितना बड़ा रोल मानते हैं, खास करके उन परीक्षाओं में जिसमें एमसीक्यू बेसिस से प्रीलिम्स है, यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, या जो भी मतलब एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हो उनके लिए? एलिमिनेशन, और बेसिकली ना इसको एलिमिनेशन को एक थोड़ा ब्रॉड एंगल दे तो एप्टीट्यूड बोलते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड। तो इसका बहुत बड़ा रोल है किसी एमसीक्यू एग्जाम में, क्योंकि ना अगर आप सिविल सर्विस का बात करें तो
150 में आप बहुत अच्छा, अगर आपका नोट से बहुत ज्यादा ही बढ़िया सा बनाए हैं तो हो सकता है 100 क्वेश्चन आपके 100 नोट से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब 100 में बहुत ज्यादा बोल रहा बहुत हूँ, हाँ मतलब मेरे नोट से 88 85 90 हाँ इसी क्या 90 रेंज में आता है, ठीक ना, बट कुछ होंगे एक्सेप्शनल। तो उसके अलावा भी अब 100 तो ऐसा नहीं कि नहीं अटेम्प्ट करेंगे नहीं बस, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ निगेटिव होगा, कुछ नेगेटिव कुछ होगा, उस कारण आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना पड़ता है। उसी में एमसीक्यू एप्टीट्यूड काम करता है, हाँ और उसमें सबसे ज्यादा आपका हेल्प करता है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जो रैंडम मॉक से बेटर है ना। मैं हाँ बार बार बोलता हूँ कि पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू क्योंकि करिए जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा अपना क्वेश्चन के लैंग्वेज को लैंग्वेज समझेंगे, पे उसके समझेंगे ऑप्शन को समझेंगे, उसके ट्रैप को समझेंगे ट्रैक और को आगे समझ प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन पहले एक और सवाल अंकित जी से पूछना चाहते हैं कि डीवाईएसपी होके आपको कैसा फील हो रहा है अंकित जी? अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। मतलब मैं यही बोलूँगा चीज़ें को कि लोगों को कि मेहनत करते रहिए, चीज़ें हो जाती हैं और अच्छा लगता है उसके बाद। अच्छा मतलब लगता है सब वर्थ इट है, जितना हाँ भी स्ट्रगल था जीवन में, हाँ। जितना भी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क सब कुछ इसीलिए था, और आज अच्छा लग रहा है। तो जब आपने आईआईटी आपका कब कंप्लीट हुआ है? 2024 में। 2024 में इनका आईआईटी कंप्लीट हुआ है, और ये जो इनका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, मतलब फॉर्म फिलअप हुआ था, वो 2024 में ही हुआ था, हाँ, राइट? तो कई लोग ऐसे होंगे जब आपने प्लेसमेंट नहीं लिया, मतलब वॉलेंटरी रूप से, सो अपने तरफ से कि मैं नहीं जाऊंगा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब करना नहीं चाहते हैं, मैं मतलब ये जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें जाना चाहते हैं, तो कई लोग ऐसे होंगे जो आपके इस डिसीजन को बैक नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, फैमिली मेंबर तो ऑब्वियसली आपको बैक करेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब दोस्त हो या फिर हो सकते हैं कुछ बाहरी लोग हो जो आपके बारे में जानते हैं कि आईआईटी क्लियर किया उसके बाद इन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया। कई लोग कुछ और बातें भी करते होंगे, कहते हैं ना कि जब सक्सेसफुल इंसान होता है तो सब अच्छा दिखता है, जब सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बात अलग होती है। तो लोग सक्सेस देखते हैं, जर्नी नहीं देखते हैं। तो आपको जब आपने आईआईटी में प्लेसमेंट नहीं लिया, आपने अच्छे यूनिवर्सिटी से आईआईटी बीएचयू से इन्होंने आईआईटी किया था मेटलर्जी में, और इन्होंने अपने मन से इन्होंने प्लेसमेंट में नहीं गया क्योंकि इनको क्लियर था कि मुझे कहां जाना है। यहां से सबसे बड़ी बात आपका यही मुझे लगता है कि आप क्लियर होते हैं कि अब यहां से क्या करना है, तो क्लियर था। तो अब आप बताइए कि आज जब आप डीवाईएसपी बन चुके हैं कि, तो ये 2 साल का स्ट्रगल, वो जॉब छोड़ना, बीच के दौरान में आपको बहुत बार ऐसे आया होगा कि आपके कई सारे दोस्त होंगे, कई सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कहीं पर भी वर्क कर रहे थे, और आपको लगता होगा कि मैंने इंडिया का आईआईटी जैसे जेई जैसे एग्जाम को क्रैक किया, और आज फिर भी मैं लाइब्रेरी में बैठ के स्ट्रगल स्ट्रगल तो नहीं कहना चाहिए शब्द को, मतलब लाइब्रेरी में बैठ के अपने आप को सब चीज छोड़ के, सारा ये जो आर्थिक चीजें हैं वो सब छोड़ छाड़ के आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल थे एग्जामिनेशन में उसके बाद भी, तो कभी एक 2 साल के जर्नी में आपको ये लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए था? कभी ऐसा फील आया? इनिशियली तो मतलब ये डिसीजन जो मेरा था वो 2023 मई का डिसीजन था, जब मतलब मेरे पिताजी नहीं है तो चाचा का मेरा रोल है फाइनेंशियली, और हर तरीके से मेंटली इमोशनली हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इसलिए मेरा जो डिसीजन होता है, और ये सब जब फाइनेंशियली इफेक्ट ऑब्वियसली वो डिराइव करते हैं, तो मैं चाचा के साथ बैठा था, माँ भी थी वहाँ पे, उनसे बोला था कि हमको, क्योंकि 2023 के पहले मैं था कि प्लेसमेंट ले लूंगा। मैंने कोडिंग भी किया है, आप लोग बता दूं, मुझे प्रॉपर मैं कोडिंग भी आता है, Coding डेटा एनालिटिक्स सब कुछ आता है सब मुझे अभी भी, क्योंकि मैंने कॉलेज में किया था। लेकिन 23 के बाद आके अगर दोनों करने लगे, क्योंकि मुझे था कि 24 में देना है एग्जाम, तो अगर दोनों करेंगे तो हो सकता है कि ना प्लेसमेंट सही से हो, क्योंकि वैसे प्लेसमेंट कॉलेज में है आईआईटी में तो हो तो जाएगा, लेकिन एक अंदर से भी तो सेटिस्फेक्शन है कि इतना मेहनत किए हैं तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल पता चला ना प्लेसमेंट सही से हो, क्योंकि दो नाव पे पैर रखना रिस्की बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो इसलिए मैंने सोचा, चाचा से बात किया तो वो बोले कि ठीक है, तुमको इच्छा है तैयारी करने का, करो। तो उस टाइम तो सब ठीक था। 24 में जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ, तो उसके बाद मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन, और एक और जो 2 चाचा हैं मेरे, उनका हेल्थ इतना खराब हो गया, मतलब हार्ट अटैक आ गया था उनका, तो वो बिल्कुल हम लोग टूट गए थे काइंड ऑफ। तो उस टाइम पे फिर मुझे और गंदा लगने लगा कि मैंने क्यों प्लेसमेंट नहीं लिया, प्लस मैंने जॉब वगैरह भी नहीं लिया था, तो और एक टेंशन होता था कि घर में बड़ा हूँ और जॉब नहीं लिया, और फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल चौपट हो रखे हैं। तो वो था कि बहुत ज़्यादा लगता था कि यार ये क्या कर दिए हैं, हमको जॉब लेना चाहिए था, ये रिस्की है थोड़ा, और इतना लंबा वो प्रोसेस होता है, दिसंबर में एग्जाम और जून 2026 में लिया है इन्होंने, फाइनल रिजल्ट दिया है। तो ऑब्वियसली बहुत बार लगा, मतलब मैं बताऊं कि 20 जनवरी जिस दिन रिजल्ट आया है 7 बजे, मतलब मुझे 6:50 में भी पूछते तो मैं बोलता कि मैंने गलत किया है। मतलब मैं दोस्तों को यही राय देता था कि भाई जॉब ले लेना, मतलब गलती मत करना ये। तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब ये है ना, एग्जाम थोड़ा सा स्टेक पे तो होता है, बट वही है ना कि
थोड़ा-सा अंदर से ये लगता था यार कि बाकी दोस्त जैसा, मतलब बाकी लोग भी मेहनत किए थे कॉलेज में, लेकिन मैंने कॉलेज में भी बहुत मेहनत किया था, मतलब कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद फिर इधर करना, तो इसलिए मैं कॉलेज में बहुत मेहनत करता था। तो मुझे लगता था कि जब वो लोग मेरे से कम भी मेहनत करके अगर वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, कल को बिल्कुल। जहाँ भी मेहनत करूँगा, मतलब हाँ, वही हार्ड वर्क पे बिलीव रहता हाँ, था। बिल्कुल। आपने चाचा की बात की, मम्मी की बात की, फैमिली की बात की। मैं वैसा मानता हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी चेक्स योर इंटेलिजेंस एंड गॉड चेक्स योर इंटेंशन। और अच्छा संस्कार होना, अच्छे परिवार से होना, एक वैल्यू सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अंकित के बारे में बात करूं तो आपकी फैमिली भी जॉइंट फैमिली है। आपके दोनों चाचा हैं, पापा तो अब नहीं रहे, दोनों चाचा हैं। आपके दादा भी आपसे बहुत प्रेम करते थे, आज वो भी नहीं है, लेकिन आपके दोनों चाचा हैं, आपकी माँ हैं, आपकी दो चाची हैं, आपके भाई हैं, आपके कई बहन हैं, बहन का शादी भी हो चुका है, और भी सिस्टर हैं, छोटे हैं 3, और सब जॉइंट फैमिली में है। और मैं इनका लगता हूं फुफेरा भाई, यानी कि बुआ का लड़का हूं। बट मुझे कभी भी ऐसा परिवार है हम लोग का कि कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि ये मेरा मतलब ये मामा के लड़का है, मैं बुआ का लड़का हूं। हम लोग में ऐसा नहीं होता भाई, मतलब इस तरह का हम लोग फैमिली सिस्टम से आते हैं। हमारा एक दूसरे का सक्सेस एक दूसरे का सक्सेस होता है, एक दूसरे का फेलियर एक दूसरे का फेलियर होता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो फैमिली का जो सपोर्ट होता है, जो विश्वास होता है, और आप पे तो बहुत अटूट विश्वास था अंकित, मैं अगर बात करूं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे अपने पूरे फैमिली में नहीं दिखा था जो आपने जब एग्जाम देना स्टार्ट किया तो किसी को 1% डाउट हो। परिवार की बातें कर रहा हूं, बाहर के बारे में मैं नहीं जानूंगा, लेकिन परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, 1% भी ऐसे लोग नहीं थे, एक लोग भी ऐसे नहीं थे जो ये कहते कि अंकित का नहीं होगा। तो ये जो सपोर्ट आपके लिए रहा है, माँ का सपोर्ट हो, चाचा का सपोर्ट हो, सभी लोगों का सपोर्ट हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ रहा है। हाँ, मेरा वो था कि ट्रस्ट काफ़ी था घर वालों का, और मैंने भी कोशिश किया था कि उन लोग का ट्रस्ट कभी तोड़ूँ ना। तो वो तो सपोर्ट के कारण ही मैं जो भी ऑब्वियसली उन्हीं के सपोर्ट के कारण हूँ, क्योंकि इतना मतलब 24 के बाद घर में बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन भी है, हर तरीके से हर चाचा तरीके का वैसे से। हो जाना, हार्ट अटैक वगैरह हुँ, हर तरीके से तोड़ रहा था। बट किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला घर पे, मतलब बाहरी लोग तो बोलते ही थे कि तुम गलती किए, तुमको जॉब ले लेना चाहिए था, वहाँ से पढ़ के वो कर दिए, पैसा बर्बाद हो गया। बट घर पे कभी चाचा ने या किसी ने फैमिली मेंबर ने ये नहीं कहा कि तुम गलती कर दिया या तुमको जॉब ले लो, या अभी भी कि तुम जॉब ले लो, नहीं, तुम तैयारी कर रहा है, बढ़िया से करो। इवन ट्रस्ट का बताऊँ तो जैसे ही मेरा मेंस हुआ, तो सब लोग मान लिए कि इसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। तो वो एक मुझे थोड़ा-सा प्रेशर भी क्रिएट करता था, बट लगता था कि हाँ यार, घर वालों का ट्रस्ट है कि वो मानते हैं कि हाँ, ये अच्छा लिख के आया अच्छा होगा। लेकर। तो वो तो है, ट्रस्ट तो है, और काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया प्रेशर गया। इज़ ए प्रिविलेज। हाँ। हाँ, तो एक चीज़ और मैंने आपको नोटिस किया था कि इसी एग्ज़ाम का जब आप मेंस देने जा रहे थे, तो कहते हैं ना कि लोग बहुत एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है? कि इसके कारण नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया। मैं हमेशा इस बात के बारे में बात करता हूँ कि एक्सक्यूज़ मत दीजिए, कोई भी सिचुएशन हो, उसे लड़ने का कोशिश करिए। आपका मेंस देने के कुछ समय पहले, लगता है कि उसी वीक में या उसके 1 वीक पहले, आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि आपकी मम्मी का हाथ भी थोड़ा-सा कट हो गया था। उस समय मेंस के पहले जब ऐसी चीजें हो किसी भी विद्यार्थी के लिए, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट फेज हो जाती है मेंस जैसे एग्जाम लिखने के लिए। बताते हैं, आपको दुख बहुत हुआ होगा, आपको बहुत परेशानियां हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी जो आपका गोल है कि मुझे ये करना है, उसके लिए चाहे जो भी सामना करना पड़े, तो उस फेज को आपने कैसे पार किया, ये बताना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं भी आपके सामने बैठा हूं, बट मेरे में भी इतना हिम्मत नहीं है, आज तक नहीं हो पाया है प्रिपरेशन में इतने समय से भी। बट ये हिम्मत मुझ में नहीं है कि बहुत सारी चीजें अगर आसपास चलने लगे, मुझे बहुत ज्यादा बाहरी स्ट्रगल देखने को मिले, तो मैं उसको कोप अप करके और अपना गोल पे फोकस कर पाऊं। ये बहुत डिफिकल्ट ट्रेट है जो आपके अंदर में, बहुत डिफिकल्ट ट्रेट है। तो उसके बारे में उस फेज में आपको भी डिफिकल्टीज हुई हो, तो आप कुछ बताना चाहें हम सभी जो बाकी युवा एग्जाम देना चाहेंगे उनको, कि सब उन पे मुसीबत आए, किसी भी तरह का मुसीबत हो सकता है, तो वो डाइवर्ट ना हो उन चीजों से, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी टेस्ट करते हैं इंसान को उस फेज में लाने के लिए। तो उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से, क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से जब आपके जीवन में संघर्ष आता है, स्ट्रगल आता है, बाहरी स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल तो अब डील कर देंगे, बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रगल, उस समय अपने आप को कोप अप करके गोल पे कैसे फोकस रहे, आपने क्या किया, उस क्या सोचते थे आप? हाँ, ये घटना 25 अप्रैल 2025 का मतलब मेंस था, और 18 जुलाई को मतलब मेरी माँ का उँगली कट गया था, 2-3 उँगली
कट गया था, तो इसलिए क्योंकि मेरे मेरे पिताजी नहीं हैं, तो मतलब बहुत ही बुरा लगा था, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो बुरा लगा था, लेकिन वही है ना कि मैं सोचता हूँ कि इस टाइम पे मैं कर क्या सकता हूँ बेस्ट उसके लिए, क्योंकि अभी तो ना मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, मैं इमोशनल सपोर्ट, मैं बनारस हूँ, वो घर है, तो यहाँ से जाने में और तो उस कारण मुझे लगा कि अभी मैं कर क्या सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन यही है कि जो उसके बेटर लाइफ के लिए, कि अब मैं चूंकि अर्न भी कर रहा हूँ, मैंने उसको भी अच्छा लग रहा है कि बेटा उसका डीएसपी बन गया, तो उस पे मेरा फोकस था। इवन जो जुलाई में जो मेरे चाचा का हार्ट अटैक आया था, 2025 का बात है, तो था, मुझे भी मन था, मैं गया भी था पटना, उनका वो जब हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं 1-2 दिन में रह के यहाँ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग कर्ज ले रहे थे, पैसे ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे लग रहा था कि यार मैं ना नौकरी लिया और यहाँ के लोग हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं और हमारे पास सबसे ज्यादा दिक्कत पैसे का ही होता है, हमारे फैमिली की दिक्कत नहीं है, तो वो एक लगा था मुझे कि यार अगर हम कुछ चेंज ला सकते हैं इन लोग के जीवन में, तो वही है कि इन लोग को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, प्लस एक है कि वो एक हर तरीके से उन लोगों का मोरल बूस्ट कर सकते हैं या फिर एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो अगर मैं ही वहां पढ़ा रहूंगा, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा, तो वो एक उन लोग के लिए ही वो डेट पहुंचेगा। तो इसलिए मैं 1 से 2 दिन में मुझे बिल्कुल आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, 13 सितंबर को प्रीलिम्स है 71st वाला, तो मुझे आना चाहिए और उस पर देना चाहिए फोकस, और इस वजह से तो स्ट्रगल आता है, बट मुझे लगता है कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। हाँ, तो वही था कि चाहे माँ का उंगली कटना हो, चाहे चाचा का, तो मैंने वो हमेशा ध्यान रखा कि जो लॉन्ग टर्म क्या है, इनको मैं एक वो प्रोवाइड करूँ। और ये चीज तो मुझे याद है कि आपने मुझसे कहा भी था हॉस्पिटल में उस वक्त कि जो भैया हम लोग ही चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मिडिल क्लास फैमिली का जो फाइनेंशियल के बारे में जो आपने बात किया कि हम लोग शारीरिक रूप से करने वाले बहुत लोग हैं, परिवार की कमी नहीं है, बट एक होता है ना कि एक मिडिल क्लास के ब्रैकेट से उठाना, फाइनेंशियली उठाना, ये हम लोग नहीं करेंगे तो फिर लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और फिर आपने अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, तो इसी बात पे बिल्कुल आपने कहा था, और ये बहुत ही बड़ी गुण है आपके अंदर में, बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सभी के अंदर में नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूं जितने लोग देख रहे हैं कि ये चीजें को डेवलप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो अनसर्टनिटी है, जो एक्सटर्नल चीजें है, इंटरनल आप काम कर सकते हैं खुद पे, लेकिन जो एक्सटर्नल चीजें होती है उससे कोशिश करिएगा कि ज्यादा आप इंपैक्ट ना हो। इंपैक्ट तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान होता है, लेकिन उससे आप अपना जो गोल है, अपना मकसद है, उस पर उतना बड़ा फर्क ना पड़े, उस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये चीजें मैंने आपसे सीख के मैंने भी अब, आप भले आपसे बड़े हैं, लेकिन ये चीज मैंने सीखना स्टार्ट किया है कि चाहे जो भी होते रहे, कोई भी कंडीशन रहे, कोई भी सिचुएशन रहे, आपका जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए राह में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, मंजिल एक दिन पहुंच ही मिल ही जाता। तो आइए अब मेंस पे बात करते हैं अंकित जी, क्योंकि मेंस तो मेन पार्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करके भी आप क्वालिफाई ही करेंगे। अगर आपका मेंस का स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना हो सकता है आपको मेरिट लिस्ट में नाम हो, रैंक से फर्क पड़ता है। अगर आप डीवाईएसपी हैं, एसडीएम हैं, और वहीं पर मान चलिए कि आप और भी कई सारे सर्विसेज जो नीचे होते हैं, तो ये जो फर्क होता है नॉलेज में, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। नॉलेज तो चाहे वो रैंक 1 हो, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि 2000 रैंक पर भी क्यों ना हो जिनका क्लियर हुआ है, नॉलेज में 19-20 का ही फर्क है, या नहीं भी हो सकता है, बट मेन रोल जो प्ले करता है वो मेंस में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो कई लोग का ये सवाल होता है कि आंसर राइटिंग जो है वो कब से शुरू करना चाहिए। क्या पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद शुरू करना चाहिए, या आपको शुरुआत से ही करना चाहिए? क्या आपका सजेशन है और आप क्या करते थे? अब पूरा सिलेबस तो सच्चाई ये है कि कभी खत्म होगा ही नहीं, तो आंसर राइटिंग तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस करने के बाद फिर तो कभी करेंगे ही नहीं आप। प्लस प्री के बाद देखिए, अगर चूंकि आप 22nd बीपीएससी दे रहे हैं, तो अभी तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 महीने ही बचे हैं, लेकिन हाँ, अगर 23rd जिनको देना है उनको बिल्कुल करना चाहिए अभी प्रिपरेशन। और वही है कि प्रीलिम्स के बाद आपको फुल फ्लेजेड मोड में काफी ज्यादा टाइम आंसर राइटिंग को देना है, क्योंकि इसलिए हमें एग्जाम में जाके लिखना ही है, हम पढ़ कितना भी ले, लेकिन एग्जाम में अगर हम उसको सही से लिख नहीं पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक चीज और है मेंस का आंसर राइटिंग की, तो आपने कहा कि जिनके पास समय है वो अभी से ही कर दे, जो 22nd नहीं दे रहे उनके लिए, क्योंकि इसमें तो 1 मंथ है। एक चीज और है कि जब आप क्लास 10 का एग्जाम कोई लिखता है, क्लास 12 का लिखता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो जो आंसर राइटिंग है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि क्लास 10th में जिस तरह से आप सवाल का आंसर लिखते हैं, 12th में जो लिखते हैं, ग्रेजुएशन का अपने जो इंटरनल एग्जामिनेशन उसमें लिखते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी यूपीएससी का जब आप मेंस का लिखते हैं,
तो मुझे ऐसा फील हुआ है अंकित भाई, अगर अगर गलत होंगे तो बताइएगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लिखते हो ना, किसी भी क्वेश्चन का जो सवाल का जवाब लिखते हो, उसमें आपका ऑफिसर का जो माइंडसेट है वो चेक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप किस तरीके से, पूछना ये चाह रहे हैं कि किस तरह से स्किल डेवलप किया जाए, या कैसे आपने किया कि जो एक नॉर्मल एक विद्यार्थी, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि यूपीएससी बीपीएससी विद्यार्थी अच्छा नहीं खोजता है, एक अच्छा ऑफिसर खोजता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बनते हैं या ट्रेनिंग के बाद आपको सिखाया जाता है, आप में वो गुण डेवलप हो चुके होते हैं मेंस के समय, प्रीलिम्स के समय, इस जर्नी में, जिसके चलते आप सिलेक्ट होते हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इसको किया और किस तरह से उस तरह से लिखे? सबसे पहले तो जैसे ऑफिसर वाला अप्रोच, देखिए एक तो ऑफिसर का अप्रोच सिंपल मीनिंग ये होता है ना, प्रेजेंट करना। हम्म, तो हम अगर कुछ लिख रहे हैं, हम्म, तो अगर पूछ रहा है लेट्स सपोज क्वेश्चन की क्रिटिकली एनालाइज करें, क्रिटिकल उसमें एनालिसिस। आप सिर्फ निगेटिव वो डाल के छोड़ दे रहे हैं, पूछ हम्म, रहा है कि चैलेंजेस बताइए, हम्म, आप उसमें निगेटिव डाल के बस छोड़ दे रहे हैं, हम्म, तो वो ना एक वो दिखाता है कि आप अगर ऑफिसर हैं तो उसका वे आउट क्या निकालते हाँ हैं, हाँ, तो उसका वे फॉरवर्ड होना क्या होना चाहिए, क्या उसका चाहिए। क्या पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। इसलिए बोला भी जाता है आंसर राइटिंग में हम्म, कि जब भी कुछ निगेटिव सेंटेंस में अगर आपका क्वेश्चन पूछे, तो लास्ट में उसका सोल्यूशन जरूर लिखें, सोल्यूशन क्योंकि जरूर वो लिखें। हमारा काम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना नहीं है, वो तो आइडेंटिफाई हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपका काम ये भी है कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल, समाधान ब्यूरोक्रेसी में जाने निकालना, वाले हाँ, हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाला, आपका तो काम ही है समाधान निकालना, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो। तो इसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके हिसाब से, कितना आपके पास नॉलेज है, या किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर ऑफ जो क्वेश्चन, किस तरह से आप ढांचा तैयार करते हो अपने आंसर का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कितना नॉलेज आपके पास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए नॉलेज तो इम्पोर्टेंट होता है, बट हम्म, जो स्ट्रक्चर है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ, अगर लेट सपोज क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पाला आर्ट के बारे में, हम्म, यूपीएससी में पूछता भी है, हर साल क्वेश्चन हाँ, आता हर है। साल आता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, बट आप हम्म, उसको आपको पूछ रहा है अगर वो 1.5 पेज में, हम्म, तो आप उस 1.5 पेज के अकॉर्डिंग कैसे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है मोटा, उसको डाल पाते हैं। हम्म, अगर वही वो पूछ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में, तो 7 पेज में कैसे डाल पाते हैं। हम्म, वो जो स्ट्रक्चरिंग है ना वो बहुत हम्म, मैटर करता है। हम्म, तो वो आप है ना कि नॉलेज तो चलिए ठीक है, इसलिए बोला जाता है आंसर राइटिंग भी करना है, हाँ क्योंकि हाँ, जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं आपको पता होता है कि 1.5 पेज में क्या लिखना क्या है, वही लिखना 7 है। पेज में क्या लिखना है। नॉलेज दोनों में सेम ही आपके पास है, सेम ही गेन करके जाइएगा, वो स्ट्रक्चर बताता है। हम्म, तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि हैंड राइटिंग का कई सारे का इश्यूज होता है, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, मेंस में अच्छा स्कोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि हैंड राइटिंग का भी कोई रोल होता है मेंस में? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होता है या नहीं होता है, हम्म, लेकिन मेरा भी हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, हम्म, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि हैंडराइटिंग ऐसा होना चाहिए ना, हैंडराइटिंग सुंदर और खराब नहीं कुछ होता है, हम्म, हैंडराइटिंग होता है कि वो रीडेबल है या नहीं। अगर हम्म, आपका खराब भी थोड़ा हैंडराइटिंग है, लेकिन आप रीडेबल है, मतलब सामने वाला पढ़ पा रहा है, हम्म, तो कंटेंट के आगे हैंडराइटिंग कुछ मैच नहीं करता है। हम्म, आपका हैंडराइटिंग लेट सपोज खराब भी अगर हो, आप हम्म, कंटेंट अगर अच्छा दे रहे अच्छा हैं, दे तो वो रहे हैं, मार्क्स देगा। मार्क्स देगा। क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई आर्टिस्ट का एग्जाम तो है नहीं कि आपका नहीं, आर्ट चेक कर रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल एग्जाम है। हाँ, उसके लिए क्या करिएगा, रीडेबल जिनका मतलब हम्म, बनाने के लिए कि हम्म, थोड़ा-सा स्पेसिंग, जैसे मेरा भी दिक्कत था, तो हम्म, मैंने स्पेसिंग छोड़ा। हम्म, उसके अलावा मैंने पेन यूज़ किया पेन यूज अलग, कि किया। थोड़ा-सा जिससे ज़्यादा सुंदर हो, हम्म, मतलब राइटिंग। तो हम्म, वही है कि राइटिंग का मतलब कंटेंट के आगे कुछ नहीं है। हम्म। और आपका मेंस का डीआई में भी 72 आउट ऑफ 72 आपने स्कोर किया है, फुल हुँ। मार्क्स। और जो डीआई है, डीआई का एक बहुत बड़ा रोल है मेंस को क्लियर करने में, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस ना के बराबर होता है। बट डीआई जो हल्का सा मैथमेटिक्स पार्ट है उसमें, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें जो है, बार ग्राफ, ये सब पाई चार्ट, जो ये सब चीजें हैं, इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंस के लिए, जो रैंक डिसाइड करने में, खास करके जो एक ऊपर रैंक के लिए? क्योंकि हो सकता है कई लोग हों जो बाकी सब बात मजबूत हो, उनको डीआई स्ट्रांग ना हो और उसमें अच्छे स्कोर ना करे और बाकी में करे, तो क्या आपको लगता है डीआई का एक बहुत बड़ा रोल है खास करके रैंक डिसाइड में? देखिए, ऐसा तो देखिए, तो डीआई 900 नंबर में 72 नंबर का है। हाँ, लेकिन डीआई में क्या है ना कि आपको 900 नंबर में आप बहुत अच्छा भी लिख के आइएगा, मतलब अपना हाँ, बेस्ट आंसर भी, हाँ, मतलब 900 में अगर हम 72 नंबर को बहुत हटा दें तो 828 नंबर होता है, 828। बहुत अच्छा भी लिख के आइएगा, हाँ, तो आपको 50% से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल चांस है देगा। हम्म, तो 414 420 के 420 आसपास में, नंबर देगा। लेकिन वहीं अगर आप डीआई में 72 अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो कर सीधा 72 में 72 मिलता 72 है। में 72 मिल तो जाता ये एक डिफरेंस है ना, क्योंकि मैथ्स है वो, या है। तो सही या गलत। गलत। और इसका पेनाल्टी भी मिलता है, मतलब इन केस अगर आप पूरा सही लिखे, लास्ट में आंसर गलत कर दिए, हाँ, तो 8 में आपको 2 नंबर 2 मिलेगा। नंबर इसमें मिलेगा। स्टेप मार्किंग के नाम पे बहुत ही नेग्लिजिबल मार्क्स बहुत ही मिलता है। नेग्लिजिबल। तो ये चीज़ थोड़ा आप समझिएगा कि जो डीआई है आपको फुल वो गेन करता है। कहीं बोला जाता है कि हिंदी को लेके बायसनेस हो रहा है, इंग्लिश को लेके बायसनेस हो रहा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर टीचर बायस कर रहा है। हुँ, लेकिन डीआई जो है वहाँ कोई बायसनेस कोई नहीं, क्योंकि बहस मैथ्स है वो। मैथ्स है।
और अब चलते हैं थोड़ा मेंस के बारे में। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कितना पेपर है मेंस का? 3 पेपर। 3 पेपर। हाँ, 3 पेपर। और अब तो बीपीएससी में जो ऑप्शनल है वो क्वालिफाइंग कर दिया है। और अंकित जी के बारे में बताया तो ये मैथमेटिक्स वगैरह इनका ज्यादा स्ट्रांग था कि उन्होंने पता है ऑप्शनल क्या रखा है। इकोनॉमिक्स से आपने दिया था ऑप्शनल, और अब 30-40 नंबर शायद स्कोर उसमें करना हाँ। बस रहता है। अब 40 नंबर आप स्कोर करिए, एमसीक्यू रहता है, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहता। तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन में 40 आपको निकालना होगा। इंटरव्यू पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड इंटरव्यू के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए मेंस का पेपर हर लोग यूट्यूब पे या कहीं पे रील्स में हर जगह नहीं देखते हैं, या प्रीलिम्स कैसा गया वो पता नहीं चलता है। बट कई लोग को आप देखेंगे जो यूपीएससी या बीपीएससी स्टार्ट करता है ना, तो उसके पहले सबसे पहले वो क्या करता है पता है किसी? पहले ये देखेगा ये टॉपर का इंटरव्यू में इसने क्या जवाब दिया, इसने क्या दिया, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद गाड़ी घोड़ा का रोला चल रहा है, ये सब चीजें। तो इंटरव्यू वाला जो चीजें हैं बहुत लोगों को एक्साइट करती हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने बहुत सारा इंटरव्यू कभी आपने भी देखा होगा कभी, मतलब शुरुआती प्रिपरेशन में कि इस तरह का इंटरव्यू वगैरह हो रहा है। तो एक बाहर से देखना अलग चीजें होती है, और जब खुद जाग के अंदर फेस करना अलग बातें होती है। तो जब आप इंटरव्यू में गए तो आपको कितना अलग लगा जो आप देखते थे और एक्चुअल में जो हुआ? मतलब मेरे साथ तो जो इंटरव्यू में तो रील्स वगैरह पे देखते हैं वो तो बिल्कुल अलग होता है, उसमें हाँ। काट के दिखाया जाता है। हाँ। बट एक्चुअल में थोड़ा सा मुझे लगा कि चेयरमैन वगैरह कंफर्टेबल करते हैं, कंफर्टेबल कर। और वो भी लोग ही होते हैं, वो नॉर्मली आपसे बात करना चाहते हैं, और ये नहीं कि खड़ूस हैं कि आपको भगा देंगे। वो भी चाहते हैं कि जितना देर 10-15 मिनट 20 मिनट जितना देर भी हो, वो आपसे प्रेम से बात करें और आप में से बेस्ट निकालने की कोशिश करें। और इंटरव्यू में कई लोग ये घबराते, मुझे आंसर नहीं आएगा सर तो क्या होगा, या इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है तो क्या होगा। उसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? क्या इंटरव्यू में ये भी चीजें की टेस्टिंग होती है? देखिए मतलब अगर आपसे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 हो अगर सॉरी बोलेंगे तब एक तो वो आपसे ना, जैसे ही हाँ। आपसे 1-2 क्वेश्चन लेट सपोज मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, अगर वो 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे और मैंने बोल दिया सॉरी सॉरी सर, तो वो डोमेन ही चेंज कर देंगे। डोमेन चेंज बेसिकली वो ना आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब चूंकि वो आपके घर वाले तो हैं नहीं कि आपका पूरा हिस्ट्री जानते हैं, वो तो आपसे पूछेंगे आपका बताइए ऑप्शनल क्या है, हॉबी क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, उसी बात करेंगे। वो तो देखेंगे पर्टिकुलर चीज में कंफर्टेबल अगर नहीं है तो वो चेंज कर देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो आप उनसे बात कर रहे हैं उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना विजन कैसे आप उनको बता रहे हैं, आप किस तरीके से डील कर रहे हैं चीजों को। और मुझे एक चीज और भी लगता है इंटरव्यू में, खास करके अंकित जी, की इंटरव्यू का जो टोन है वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कई सारे इंटरव्यू में कि आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आने वाला जो क्वेश्चन सवाल जो होते हैं उससे रिलेटेड ही आने लगते हैं। तो आप जो आंसर दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब को किस ढांचा में आप ले जाना चाहते हैं वो भी कभी कभी क्या होता है डिपेंड कर जाती है। और आपका तो सीवी वगैरह भी काफी स्ट्रांग है, तो आपको तो इंटरव्यू वगैरह में उससे भी काफी सारा सवाल रहे होंगे, ऑप्शनल से रहेंगे, क्योंकि सबके लिए एक्साइटमेंट वाली बात है कि आईआईटी बैकग्राउंड से होते हुए और अचानक से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखना, ठीक है। और साथ में आपको ये भी कि आईआईटी के बाद जॉब क्यों नहीं किए, फिर आपका, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, ठीक है। तो जो नहीं, जिनको पता चला होगा तो उनको ये लग भी सकता है कि मतलब हो सकता है इसने जॉब आईआईटी के बाद नहीं लिया, उसके बाद ये प्रिपरेशन में है। बट इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो वो है कि जो इंटरव्यू का जो बोले आप, वो डिसेप्शन तो यूज होता है इंटरव्यू में। मैंने भी किया था 2-3 जगह पर। जैसे सर ने मेरे से पूछा, चेयरमैन ने पूछा ऑप्शनल क्या है, तो मैंने बताया इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है मेरा। तो पूछे अभी जो ग्लोबल में चल रहा है ये दिक्कत, इसके के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैंने बताया कि अभी जो फिस्कल मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, साथ में वो मतलब वो मॉनेटरी तरीके से भी डील कर रही है। तो वो बताया कि अच्छा ये बताइए मॉनेटरी तरीके से कैसे डील कर रही है। तो मैंने फिर बताया कि सर सीआरआर एसएलआर को लेके करता है। फिर उन्होंने पूछा सीआरआर एसएलआर क्या होता है, तो मैंने वो दोनों बताया, बताया डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों बताया। तो फिर वहाँ से फिर एक टीचर एक और पूछे सर, ईज ऑफ लिविंग को लेके पूछे थे। फिर एक सर मुझसे 7-3 पूछे थे, और मैं 7-3 बिल्कुल डिटेल में रट के गया था, क्योंकि इसमें फर्स्ट मेंस भी था मेरा। तो मैंने काफी ढंग से रटा था। अब 7-3 एक तो है सातों जल्दी जल्दी बता दीजिए, लेकिन मैंने उनसे पर्पसफुली पूछा सर से कि सर इसका डिटेल में भी बताना है क्या। तो वो सर बोले कि बताइए, और मैं पर्पसफुली पूछा क्योंकि मुझे याद था। तो मैंने उनको आराम से बताना, कम से कम 15 मिनट पूरा 7-3 ही बताया होगा मैंने उनको। मैं एजुकेशन को जब बात आया, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य आया, तो मैंने बोला कि सर एजुकेशन को लेकर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन। तो उन्होंने पूछा कितना होता है, वो याद था, वो मैंने बताया। तो वो है ना कि आप अपने तरीके से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ। और आपको क्या लगता है कि ये 20-30 मिनट का आपका इंटरव्यू कितना देर चला होगा? याद तो नहीं होगा, 20 मिनट के आसपास तो चला। तो क्या आपको लगता है कि 20 मिनट का इंटरव्यू में किसी भी कैंडिडेट का
इथिक्स और इंटीग्रिटी को जज किया जा सकता है? ये तो मुश्किल है। इथिक्स को कैसे, ऑब्वियसली जीएस, अब देखिए कि जीएस फॉर इथिक्स पूरा यूपीएससी में पेपर है, उसके हाँ बाद भी लोग करप्ट निकलते हैं, तो हाँ वो तो हाँ जज करना मुश्किल है। हाँ हाँ मतलब इस पे क्या ही बोले, ऑब्वियसली जज करना मुश्किल है हाँ हाँ इसको। हाँ। अच्छा, तो आपने जो आपका इंटरव्यू के दौरान था, कई बार ऐसा हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो आपका जवाब से बोर्ड मेंबर का, हो सकता है आपके साथ ना हो, किसी के साथ होता है। तो जब डिसएग्रीमेंट होता है, जैसे कोई जवाब आप दे रहे हैं, उनका सवाल का आप जवाब दे रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड में से कोई मेंबर जो है वो डिसएग्री हो जाए, तो उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना उस मोमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है, या आपके साथ क्या ये चीज हुआ? अब एक जगह पे हुआ था, मैम भी थी हमारे बोर्ड में, हाँ दीप्ति मैम नहीं थी ऑब्वियसली, हाँ एक और मैम थी, हाँ चेयरमैन निशित वर्मा सर थे। तो हाँ मैम ने पूछा कि जीसीसी मतलब जानते हो? तो हाँ, मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो अभी तक चल रहा था इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स पे। तो मैंने बोला कि यस मैम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता है। हाँ तो मैम ने हाँ बोला कि नहीं, मतलब वो ऐसे सरप्राइज हाँ होके कि नहीं, हाँ ये तो नहीं होता है। हाँ तो मैंने बोला मैम होता ये भी है, मैम आप शायद कुछ और पूछ रहे होंगे। हाँ, तो मैंने वो बोली कि मैं गल्फ कोऑपरेशन कॉपरेशन काउंसिल पूछ काउंसिल रही क्या हूँ। है तो पूछ उधर रहे? से एक और सर थे, वो खुद बोले कि मैम ये भी होता है, बच्चा सही बोल रहा है। बच्चा सही बोल रहा है। तो फिर वो था कि लेकिन हाँ, आपको ये सीधा बोलिए आप उनको ढंग से कि हाँ मैम, मुझे ये पता है, शायद आप कुछ और कंटेक्स्ट में पूछ रही कंटेक्स्ट हैं। में पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब हम्बली आप उनको एक तरह हाँ, से बिल्कुल, कर बिल्कुल। दीजिए। हाँ ठीक है। तो अब आखिरी में आते हैं अंकित जी, आप आने वाले, आप तो अब डीएसपी होने वाले हैं, आप पूरा ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, खत्म होगा, आने वाले जो फ्यूचर कैंडिडेट हैं, जो 72nd देना चाहते हैं, 73rd देना चाहते हैं, 74th देना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनका भी आयु भी नहीं हुआ होगा देने का, वो भी सोच रहे होंगे कि भैया डीएसपी बन गए हैं, तो भैया को देख के अभी 12th के भी बच्चे होंगे, 10th के भी बच्चे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे कि भैया जैसा डीएसपी बने। तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रगल किया इतने दिन, मतलब संघर्ष तो है ही, ये जो संघर्ष किया, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ पाने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये सब वर्थ इट है? मतलब ऑब्वियसली 20 जून के पहले जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, हाँ, तब तक तो ये नहीं लगता था कि चेंजेस इतना लाइफ में आएगा, इतना डिफरेंस आएगा। हाँ, लेकिन 20 जून के बाद जब सिलेक्शन हुआ है, तब हम्म, सच में बताऊँ तो जो भी स्ट्रगल किया है मैंने जीवन में, या जितना भी हार्ड वर्क किया है, सच में लगता है कि सब वो मिल गया मुझे, मिल उसका गया रिटर्न, मिल सब वर्थ इट है। तो जो लोग जिनका जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, बट जो लोग जो 3-4 अटेम्प्ट दे रखे होंगे, वो अगर ये सोचें कि मेरा नहीं हो रहा है, या हम इतना साल से लगे हुए हैं, 5-6 साल से लगे हुए हैं, जीवन में पीछे हो रहे हैं बाकी पीछे लोगों हो से। लेकिन मैं बोलूँ कि जिस दिन आप सफल हो जाइएगा ना, सफल हो सब चीज़ें जाएगा, वर्थ इट हो जाती है। मतलब वर्थ मेरे साथ तो वर्थ इट हो गया है, और होपफुली जब आप सिलेक्ट हो जाएँगे तो शायद आप बोलेंगे कि हाँ, वर्थ इट रहा। हाँ। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल अंकित जी आपसे ये है कि आपने इंस्पायर तो बहुत लोग को किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे प्रेशर भी पड़ा, कई लोग के माता पिता जो हैं, कई लोग के माता पिता जो हैं कि देखो अंकित को देखो कैसे डीएसपी बन गया, या उसको देखो कैसे ये बन गया, तो उनको जो माता पिता दिखाते हैं ना कि सक्सेस स्टोरी की, देखिए ये बन गए, तो आप कई के लिए प्रेरणादायक भी हैं, और साथ साथ थोड़ा उनको मिर्च मसाला भी अपने गार्जियन की तरफ से लगेगा, आप मतलब ये सब देख के, तो आप उन बच्चों को, उन सारे जो है उनको क्या कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में वो किस तरीके से तैयारी करें, मोटिवेटेड रहें या बात को सुने, क्या करे वो? एक तो जैसे ना, ये जो अगर हो सकता है कि आपको मेरे बारे में बताया जा रहा होगा कि देखो वो हाँ इतना स्ट्रगल कर लिया, हाँ, तुमको इतना दे रहे इतना हैं, नहीं दे हो रहे रहा। हैं, बिल्कुल, बट ना वो सबको सुनने को मिलता है, वो सब कुछ, मुझे भी सुनने को मिलता बिल्कुल था बचपन बिल्कुल, से अभी तक, वो मिलता है सुनने को कि हाँ देखो हाँ, वो पहला अटेम्प्ट में निकाल लिया, देखो वो ऐसे किया, देखो ऐसे उसके किया, जीवन में ऐसे हुआ वैसे। तो वो हम्म, तो सुनने को मिलता है गाइस, लेकिन सबका अपना एक किस्मत है, सबका अपना डेस्टिनी है, वो हाँ डिसाइड करता है। हाँ मेहनत करते रहना है, और हाँ दूसरे से कंपैरिजन मत करिए। हाँ ऑब्वियसली गार्जियन को भी बोलिए कि पेरेंट्स को भी कि मत करें कंपैरिजन, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप हैं, मैं हूँ। मैं हूँ, तो ये कंपैरिजन ना, क्योंकि कंपैरिजन कभी खुश नहीं रखेगा। अब मैं ही कंपैरिजन करूँगा रैंक 1 से, तो मेरा हाँ, रैंक 1 नहीं आया तो मुझे दुखी करेगा। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सबका अपना एक अपना डेस्टिनी है, डिस्टिंक्शन, मेहनत करिए, सबको अपना पाना है जीवन में। और मेरे से तो कंपैरिजन मत ही करिए ऑब्वियसली, बाकी से भी नहीं करिए। मैं जो गार्जियन है उनको ही बोलता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नहीं होता, आपका बच्चा है, वो ऑब्वियसली समय आएगा वो अच्छा करेगा, ठीक है? तो ये नेगेटिवली किसी को वो नहीं करना है। तो आपके जो सक्सेस का इस जर्नी है, आप अपने अंदर, ठीक है, ऐसे तो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं आपको बहुत सारा ट्रेड गिनवा सकता हूँ कि आप में ये अच्छी चीजें हैं जिसके कारण से आपको सफलताएं मिलती है, लेकिन आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि सबसे जो बेस्ट क्वालिटी आपका रहा है, सबसे बेस्ट ट्रेट रहा है, जिसने आपका हमेशा साथ दिया
कि आपने इस चीज को यहां तक पहुंचने में आपका बहुत बड़ा भूमिका योगदान दिया है, वो कौन सा? मैं एक पूछूंगा, एकदम रैपिड फायर वाला सवाल है अंकित जी। एक पूछूंगा, कौन ऐसा ट्रेट आपके अंदर में लगता है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, जो आपको इस जर्नी में हमेशा आपके लिए सक्सेस होने में मदद किया? हार्ड वर्क। वाह, बस हार्ड वर्क। हाँ, एक आपने पूछा तो मैंने एक बताया, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। आपसे मतलब थोड़ा आपका जो बातें होती है, आप में सबसे बड़ा खासियत ये पता है एक चीज और क्या है? आपने ये पूरा जो आई होप 1 घंटा का इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में आपने 3 लीजेंड का जो ट्रेट होता है वो बता दिया है। आपने शुरुआत किया था प्रोसेस से, ठीक है, कि सिंपल रखो, प्रोसेस रखो। एमएस धोनी का वहां पर एग्जांपल लिए थे आपसे उस फील्ड के मान, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं उससे रहता हूं, तो मुझे ज्यादा एग्जांपल वहीं से आते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप एक ट्रेड बताइए जो आपको लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक लाइन बोला, हार्ड वर्क। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप जानते होंगे, फुटबॉलर हैं, अपने फील्ड के बहुत महानतम खिलाड़ी रहे हैं। उनसे भी कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाता कि आप यहां तक पहुंचे, सबसे बड़ा ट्रेड आपका क्या है? हार्ड वर्क, यही जवाब मिलता है। और बीच में एक और आपने जवाब दिया था, ठीक है, कि कैसे आप एक्सटर्नल चीजों को सट करके और अपने आप पे फोकस करते हैं। तो आप एक और विराट कोहली भी का जो प्रेशर सिचुएशन में बाकी चीजों को छोड़ के अपने पे फोकस करते हैं। तो ये तीनों अपने अपने फील्ड मतलब स्पोर्ट्स में अपने अपने जोन में अपने जनरेशन में महान रहे हैं। तो ये पूरा 1 घंटा की जर्नी में, मैं तो आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, पॉडकास्ट हो रहा है, बट अगर मैं आपका इंटरव्यूअर होता तो ये मैंने सबसे बड़ी चीज यहां पे आपका पकड़ा 1 घंटा के इंटरव्यू में कि आप में 3 महान व्यक्तियों का जो अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, उन सबका कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि खाना में जो नमक है वो उतना ही डाले जिससे स्वाद बढ़े। तो आप में सभी का जो गुण है, जो अच्छी क्वालिटी से आपके अंदर में है, और आप एक इंसान हो। इसलिए मैं और भी चाहता हूं कि अभी आप डीएसपी बने हैं, आपके जीवन में डीएसपी के साथ साथ और भी आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आए, बहुत ज्यादा खुशियां आए। ताकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं, बट इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आपके स्ट्रगल से जिस तरह से आप निकलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस सेंचुरी का ऐसा काम आप करेंगे, मुझे भरोसा है आप पे, कि आने वाला 100 साल 200 साल तक लोग आपको याद रखेंगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, सच बताऊं तो, कि भाई है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिखता है आप में। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा आप करेंगे भी, विश्वास भी है, पोटेंशियल भी है आपके अंदर में, कि आप ऐसा कारनामा करें कि आने वाला 100 साल 200 साल तक लोग कौन अंकित कुमार है ये याद रखेंगे। देश के लिए, बिहार के लिए, अभी तो आपका जर्नी बिहार से शुरू हो रहा है, बिहार के लिए, साथ साथ देश के लिए आगे चल के। ठीक है अंकित जी, तो धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा हम सभी दर्शकों को, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।